अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ हम खैरियत से होंगे। हम करने लगे हैं अपने थेरेप्यूटिक्स के 10 मजीद क्वेश्चन जो कि हमने स्टार्ट की हुई है इसका जो हमने 1200 MCQ स्टार्ट किए हुए हैं। तो थेरेप्यूटिक्स से भी उसमें 100 MCQ से तो 10-10 करके अपलोड हो रहे हैं। 20 अपलोड हो चुके हुए हैं। तो आज हम नेक्स्ट जो 10 है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर लेते हैं। विच मसल ग्रुप शुड बी टारगेटेड टू इम्प्रूव द पोस्चर ऑफ अ पेशेंट विद फॉरवर्ड हेड पोस्चर। आपके पेशेंट का फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, कौन से मसल ग्रुप को आप टारगेट करेंगे? ए पेक्टोरालिस, बी ट्रोपीजियस, सी रोम्बॉइड्स एंड डीप नेक फ्लेक्सस, डी लेटिसमस टॉर्सी। करेक्ट आंसर है आपका सी के रोम्बॉइड्स जो होते हैं उन्हें आप टारगेट करेंगे, उन्हें आप स्ट्रेंथन करेंगे तो क्या होगा, आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर जो होता है उससे आप पेशेंट ठीक हो सकता है। ये आपको पिक्चर भी शो हो रही है। अच्छा, अगर हम टेबल देखें, आपके जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर में है इनडायरेक्टली आपके पेक्टोरलिस भी इन्वॉल्व हो सकता है, ट्रेपीजियस भी हो सकता है, लेकिन लेटिसमस टॉर्सी का डायरेक्टली कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, इसलिए ये प्राइमरी फोकस नहीं होता। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं सेकेंडरी फोकस में भी स्ट्रेच टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, आप पेक्टोरलिस को और ट्रेपीजियस को देख सकते हैं। ट्रेपीजियस इन्वॉल्व होगा अगर कोई ओवर एक्टिविटी होगी या ये कंपनसेट करेगा एज अ वीक स्टेबलाइजर, तो इसको भी आप तब कंसीडर कर सकते हैं। और पेक्टोरलिस को भी, क्योंकि ये ऑफनली क्या होता है, ये टाइट हो सकता है, क्योंकि जब हम इसका क्रॉस सिंड्रोम पढ़ते हैं उसके अंदर एक मसल आपको टाइट और एक वीक मिल सकता है। तो जब आपने स्ट्रेंथन करना है, प्राइमरी देखना है फॉरवर्ड हेड पोस्चर क्यों आ रहा है, वो आपकी वीकनेस की वजह से आता है, रोम्बॉइड्स और डीप नेक फ्लेक्सस की वजह से, तो उसी को आप स्ट्रेंथन करेंगे। बाकी ऑप्शन जो है वो सेकेंडरी हो जाते हैं, इसलिए वो हम कंसीडर नहीं कर सकते। आपने जो होता है क्वेश्चन में जो बेस्ट सूटेड उस टाइम पे आंसर होता है वो जो होता है मार्क करना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। व्हाट इज रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस फॉर इंप्रूविंग कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इन द जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन में जब आपने एरोबिक एक्सरसाइज करवानी है ताकि आप इंप्रूव करवा सकें कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, तो कितने टाइम पे आप करवा सकते हैं, कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी रखेंगे पर वीक के हिसाब से? ए 2 to 3 टाइम्स पर वीक, बी 4 to 5 टाइम्स पर वीक, सी 1 to 2 टाइम्स पर वीक, डी 6 to 7 टाइम्स पर वीक। करेक्ट आंसर है बी, आप 4 से 5 बार करवाएं। रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म 4 to 5 टाइम्स पर वीक is ideal for improving cardiovascular fitness and overall health. Question number 23 देखेंगे। Which of the following describes the main goal of proprioceptive neuromuscular facilitation stretching? मेन गोल क्या होता है PNF स्ट्रेचिंग का? ए, ताकि आप इंक्रीज कर सकें मसल स्ट्रेंथ को, बी इंप्रूव कर सकें न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को, सी इन्हांस कर सकें फ्लेक्सिबिलिटी को, डिक्रीज कर सकें मसल टोन को, ऑप्शन डी। तो इस केस में करेक्ट आंसर है आपके पास सी, कि आप इन्हांस कर सकें फ्लेक्सिबिलिटी को। PNF stretching is used to enhance flexibility by combining passive stretching and isometric contractions, promoting greater range of motion. PNF के यहाँ पे स्टेप्स भी दिखाए हुए हैं जिसमें इसके ऊपर अलग से वीडियो भी अपलोड की जाएगी। ये सारे मेथड्स में से एक मेथड आपको पिक्चर में शो हो रहा है जिसके अंदर आपको जो थेरेपिस्ट है वो परफॉर्म करके दिखा रहा है, इसके लिए अलग से वीडियो होगी, वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। विच एक्सरसाइज टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंक्रीजिंग द पावर ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़। अगर आपने लोअर एक्सट्रीमिटी की पावर को इंक्रीज करनी है तो कौन सी एक्सरसाइज इनमें से, कौन सी एक्सरसाइज टेक्निक इनमें से ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहती है? ए स्टैटिक स्ट्रेचिंग, बी स्लो कंट्रोल्ड स्क्वाट्स, सी प्लायोमेट्रिक जंप्स, डी आइसोमेट्रिक वॉल सिट्स। करेक्ट आंसर है सी, प्लायोमेट्रिक जंप्स आप करवाएंगे। Plyometric exercises such as jumps are designed to increase power by improving the explosive strength of the muscles, particularly in the lower extremities. क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ कोर मसल्स इन थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस। जब आप थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं उसमें कोर मसल्स का क्या प्राइमरी रोल होता है? टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द स्पाइन, ताकि वो रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकें स्पाइन की, बी टू स्टेबलाइज द स्पाइन एंड पेल्विस, सी टू फैसिलिटेट अपर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट्स, डी टू इन्हांस कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। करेक्ट आंसर है आपके पास बी, कि वो क्या कर सकें, स्टेबलाइज कर सकें स्पाइन और पेल्विस को। द कोर मसल्स इंक्लूडिंग द एब्डोमिनल्स एंड लोअर बैक मसल्स आर एसेंशियल फॉर स्टेबलाइजिंग द स्पाइन एंड पेल्विस व्हिच इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल बॉडी स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। विच टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग इज रिकमेंडेड बिफोर इंगेजिंग इन एथलेटिक एक्टिविटीज़ टू इन्हांस परफॉर्मेंस। कौन सी स्ट्रेचिंग जो होती है वो रिकमेंड की जाती है इससे पहले कि आप इंगेज करें एथलेटिक कोई एक्टिविटी में ताकि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ सके? ए स्टैटिक स्ट्रेचिंग, बी डायनामिक स्ट्रेचिंग, सी बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, डी पैसिव स्ट्रेचिंग। करेक्ट आंसर है बी, डायनामिक स्ट्रेचिंग को आप इम्प्रूव करती हैं, आप रिकमेंड करती हैं। डायनामिक स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व्स मूविंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रीच एंड स्पीड विच हेल्प्स वार्म अप द मसल्स एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। डायनामिक जो स्ट्रेचिंग होती है वो होती है जिसके अंदर स्ट्रेच करते हुए आप मूवमेंट को इन्वॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग ई सेंट्रिक एक्सरसाइजेस इन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। ई सेंट्रिक एक्सरसाइजेस का क्या मेन रीज़न होता है, आप उसे क्यों परफॉर्म करते हैं रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर। ए टू प्रिवेंट मसल एट्रोफी, बी टू improve मसल फ्लेक्सिबिलिटी, सी टू स्ट्रेंथन मसल ड्यूरिंग द लेंथनिंग फेज, डी टू डिक्रीज जॉइंट स्टेबिलिटी। करेक्ट आंसर है आपके पास सी, कि आप स्ट्रेंथन कर सकें मसल्स को ड्यूरिंग द लेंथनिंग फेज। Eccentric exercises focuses on strengthening muscles as they lengthen, which is particularly effective for rehabilitation and injury prevention. So option C is your correct answer. Question number 28 देखेंगे, which of the following is benefit of using resistance bands in therapeutic exercise। इनमें से कौन सा फ़ायदा होता है जब आप resistance band का इस्तेमाल करते हैं therapeutic exercise में। A, they provide constant resistance throughout the exercise, B, they allow for variable resistance and can be used in multiple planes of motion, C, they are primarily used for high intensity strength training, D, they are less effective for strengthening compared to free weights। Correct answer है आपके पास B, they allow for variable resistance and can be used in multiple planes of motion। Resistance bands provide variable resistance and can be used in various directions, making them versatile tools for therapeutic exercise। यानी आप इसकी variable resistance भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें different levels होते हैं जो bands आते हैं, और साथ में आप क्या कर सकते हैं, multiple planes में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, which component of fitness is most important to develop in elderly patients to reduce the risk of falls। अगर आपने बुजुर्ग लोगों को गिरने से बचाना है तो आपने क्या करना है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपने डेवलप करनी है। ए स्ट्रेंथ, बी फ्लेक्सिबिलिटी, सी बैलेंस, डी एंड्योरेंस। करेक्ट आंसर है सी, कि आप उनका बैलेंस इंप्रूव करें ताकि वो गिरने से बच सकें। इंप्रूविंग बैलेंस इज क्रिटिकल इन एल्डरली पेशेंट्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल्स विच इज कॉमन कॉज ऑफ इंजरी इन दिस पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, which phase of rehabilitation focuses on restoring full range of motion and strength। आप जब आपका rehabilitation period चल रहा है, किस फेज़ के अंदर आप फुल रेंज ऑफ मोशन देखेंगे और स्ट्रेंथ को देखेंगे, बजाय इसके कि आप पैसिव रेंजेस को देखें, फंक्शनल को देखें। अब आपने फुल रेंज देखनी है और स्ट्रेंथ देखनी है, कौन से फेज़ के अंदर देखेंगे। ए एक्यूट फेज़, बी सब एक्यूट फेज़, सी रीमॉडलिंग फेज़, डी मेंटेनेंस फेज़। करेक्ट आंसर है आपका रीमॉडलिंग फेज़ के अंदर। द रीमॉडलिंग फेज़ इज़ व्हेन फुल रेंज ऑफ मोशन एंड स्ट्रेंथ आर रिस्टोर्ड, अलाउइंग द पेशेंट टू रिटर्न टू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज़। एक्यूट फेज़ में आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे पेन रिलीफ में, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और प्रोटेक्ट करने को इंजरी ताकि मजीद ना हो सके। बी सब एक्यूट फेज़ में आप क्या करते हैं, एम टू रिस्टोर मोबिलिटी एंड बिगिन लाइट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। सी में क्या करते हैं, रीमॉडलिंग फेज में फोकसेस ऑन रिस्टोरिंग फुल रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ एंड फंक्शनल एबिलिटीज थ्रू मोर एडवांस्ड एक्सरसाइजेस। मेंटेनेंस फेज में आप क्या करते हैं, एम्फेसाइज मेंटेनिंग एंड गेन्स अचीव्ड एंड प्रिवेंटिंग री इंजरी। इस तरह की ट्रेनिंग देंगे, मेंटेन करके देंगे ताकि दोबारा से उसके इंजरी के चांसेस ना हो सकें। तो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। Question number 31. Which of the following is key consideration when designing a therapeutic exercise program for a patient with cardiovascular disease? A, avoiding all physical activity. B, monitoring heart rate and blood pressure during exercise. C, emphasizing high intensity interval training. D, focusing only on upper body exercises. करेक्ट इसका आंसर जो होगा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अभी के लिए 10 MCQs अपलोड किए जाएंगे, वो आप देखें, और बाकी के जो होंगे उसके साथ आप बने रहें। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।